आता है कि 1980 में उनको लोकदल से टिकट मिला और वो विधायक बने जी। और 1980 से लेकर आज यहाँ से फिर हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी भी जाने का मौका मिला। वहां से हमने अपनी ग्रेजुएशन करी और पिताजी का जो कर्तव्य था उन्होंने हमेशा उसको अपने कर्तव्य में ज्यादा सक्रिय नहीं थे, लेकिन जब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो हम जब घर पर थे तो कुछ पार्टी के वरिष्ठ नेता आए और उन्होंने हमारे से मेरी माताजी से आग्रह किया कि सियासत में ना होते तो शायद बन जाते आईएएस ऑफिसर। ऐसा सपना संजोकर बचपन से अपनी तैयारी करने वाले और यही नहीं बड़े विरासत या सियासत के बड़े विरासत के धनी माने जाने वाले देवेंद्र निम किससे जेडी न्यूज में आज उनकी बायोग्राफी पर चर्चा की जाएगी और उन अनछुए पहलुओं को भी छूने का प्रयास किया जाएगा जिससे अभी तक आप अनभिज्ञ है। यही नहीं, भाजपा की सियासत से जुड़े हैं, सत्ता दल के विधायक है, विकास कार्यों पर भी उनकी चर्चा की जाएगी। परिवार में किस तरह का माता पिता का संस्कार उनको मिले हैं, किस तरह के क्या कार्य बचपन में उनको जो है पिता की गोद में खेलने के समय मिले हैं और किस तरह से उनकी तैयारी की गई थी। ऐसा भी सुना गया है कि जो है उनकी तैयारी आईएएस ऑफिसर बनने की थी या किसी सिविल सर्विस में जाने की थी, लेकिन जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि पिता का साया सर से उठ गया और रस्म पगड़ी का वो समय था। लोग आए, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो उनके साथ बैठा और विचार मंथन किया गया, तैयारी की गई। देवेंद्र निम सियासत में आए और पिता की विरासत को संभाले। यही नहीं, उनकी माता 1996 में बात करें पद्मलता निम भी जो है मायावती बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने जो है चुनाव लड़ने का कार्य कर चुकी है। देवेंद्र निम साहब बात की जाए तो जो है संगठन में जो है 2 बार उनको मौका मिला है महामंत्री पद पर, जिला महामंत्री पद पर रहने का, और दूसरी बार वो विधायक है। बातचीत करेंगे और किससे जेडी न्यूज में चर्चा की जाएगी उनकी बायोग्राफी पे। तो विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए किससे जेडी न्यूज में आप जुड़िएगा और आपकी बायोग्राफी पे पूरी तरह से चर्चा की जाएगी। सर आपका वेलकम, प्लीज स्वागत सर, आप आइएगा। किससे जीडी न्यूज में जुड़ चुकी है वह शख्सियत जिनकी बायोग्राफी पे चर्चा की जाएगी। वो ना केवल एक सियासती राजनेता है बल्कि वो सामाजिक वैल्यूएशन के साथ जुड़े हुए हर उस व्यक्ति के साथ रहने का कार्य करते हैं जो समझता है कि मेरा नेता मेरे साथ रहे। लोकप्रिय विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवेंद्र निम जी, रामपुर से विधायक है। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है किससे जेडी न्यूज में। धन्यवाद। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज अपना कीमती समय मुझे दिया। सर, शुरुआत यहीं से करते हैं, बचपन की ओर चलते हैं। किससे जेडी न्यूज में बायोग्राफी पे आपकी चर्चा की जाएगी। बचपन की अगर हम बात कर रहे हैं, पिता भी सियासत से जुड़े रहे हैं, माता भी चुनाव लड़ चुकी है, बहुजन समाज पार्टी के जब शीर्ष नेतृत्व या सुप्रीमो कहा जाएगा उनको ये टक्कर दे चुके हैं। 1996 में उनके सामने चुनाव लड़ चुकी है। पारिवारिक आपका माहौल जो है सियासत का रहा है, विरासत आपको सियासत आपको विरासत में मिली है। कैसे देखते हैं, बचपन कैसा आपका रहा है, माता पिता के क्या कार्य संस्कार कैसे आपको मिले हैं? हाँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उस परिवार में जन्म लिया जहाँ पर मेरे पिताजी शुरू से ही छात्र जीवन से ही राजनीति में उनका एक लगाव था, लेकिन वो एक सरकारी अफसर थे। लेकिन 1980 में उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को त्याग पत्र देकर एक बहुत बड़ा रिस्क लिया जी और अपनी रोजी रोटी को छोड़ के सियासत में राजनीतिक क्षेत्र में आए। सौभाग्य की बात है कि 1980 में उनको लोकदल से टिकट मिला और वो विधायक बने और 1980 से लेकर आज 2024 तक हमारा परिवार, मेरी माताजी को भी चुनाव लड़ने का मौका दिया जनता ने
हमारे संगठन भारतीय जनता पार्टी ने, मेरे पिताजी को भी 2007 में चुनाव लड़ाया गया। जी मेरे पिताजी का जब स्वर्गवास हुआ 2014 में, जी तो कुछ पार्टी के लोग आए और उन्होंने हमारे पिताजी की जो छवि थी, जो उनका राजनीति करने का ढंग था, उससे प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि इस परिवार से कोई व्यक्ति जनता के बीच में रहना चाहिए। जी हमारा राजनीतिक जीवन ज़्यादा कोई बड़ा नहीं था, क्योंकि हम लोग राजनीतिक में सिर्फ इतना ही उसमें पार्टिसिपेट करते थे कि कोई आया तो उसकी आवभगत करनी, उसको सम्मान देना। कभी ये सोचा नहीं था कि मैं भी राजनीतिक क्षेत्र में आकर राजनीति में कुछ नया करूँगा, जी क्योंकि हम लोग देखते थे राजनीति बहुत एक कठिन काम है, राजनीति एक बहुत बड़ी तपस्या है। जी और मैं अपने पिताजी को देखता था कि कितनी बड़ी तपस्या वो करते थे और कितना संघर्ष उन्होंने किया। जी तो हमने सोचा कि हम पढ़ाई करके कोई अच्छी नौकरी करेंगे, आईएएस वगैरह की तैयारी करेंगे, या कहीं अब्रॉड बाहर जाने का भी अगर मौका मिले तो वहाँ जाकर जी अपनी शिक्षा के माध्यम से नौकरी करेंगे। लेकिन जी परिस्थिति चेंज हुई और आज हम आपके बीच में जनता के द्वारा 2 बार सम्मान दिया गया, विधायक बनाया गया। जी मैं अपनी इस चैनल के माध्यम से, ग्लोब दर्पण के चैनल के माध्यम से, अपनी रामपुर मनिहारन की जनता का भी धन्यवाद करता हूँ कि जी। उन्होंने लगातार 2 बार मुझे विधायक बनाया। जी। और हमारा सभी जगह पर पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि रामपुर मनिहारन एक बहुत बड़ी कठिन सीट थी जी भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, लेकिन यहाँ की जनता ने इतना प्यार दिया कि हमें यहाँ से दूसरी बार लगातार विधायक बनाया। जी। पिता के संस्कार बलवती हो रहे थे, पिता अधिकारी थे, आप भी आईएएस सिविल सर्विस में जाने का ये आपका मन था, लेकिन सियासत में आ गए। पिता के वो कहकारे, बाहर के लोगों की सेवा, 2014 का वो समय जो व्यक्ति के जीवन का जैसे सबसे कठिन दौर गुजरता है, पिता का साया नहीं रहता, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। माता की तरफ देखो तो आंखों में आंसू होते हैं, भाई बहनों की तरफ देखो तो जो है दिल पसीज जाता है, आगे बढ़ने का हौसला चाहिए होता है, समाज देखता है आपके चारों तरफ। जो है बात ऐसे की जाए कि पिता की जो सर्विस थी, पिता की सर्विस आपकी किस तरह की रही है, किस तरह का आपको जो संस्कार पिता के द्वारा दी गई? पिताजी ने लगातार हमें अच्छा, एक पिता होने के नाते उन्होंने अच्छी शिक्षा दिलवाई, अच्छी जगह पर हमारी शिक्षा हुई। यहाँ से फिर हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला, वहाँ से हमने अपनी ग्रेजुएशन करी। और पिताजी का जो कर्तव्य था, उन्होंने हमेशा उस अपने कर्तव्य को निभाया। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने हमें संस्कार दिए, हमें जो है एक शिष्टाचार में रहने का, एक वीआईपी कल्चर में जन्म लेने के बावजूद भी हमने एक सादगी भरा जीवन जिया। वो हमारे पिताजी की हमारे पर धरोहर है, और हम उस धरोहर को लेकर ही राजनीतिक क्षेत्र में आ गया है। और उसी धरोहर की वजह से हम जनता के बीच में गए। एक नेता का गुण होना चाहिए, एक सभ्य होना चाहिए, एक सरल व्यक्तित्व होना चाहिए आदमी को, एक दूसरे को कष्ट को महसूस करने वाला आदमी होना चाहिए। वो हम सब सारा हमें अपने पिताजी की विरासत से मिला। हमारे पिताजी के जो व्यक्तित्व था, क्योंकि मैंने बताया कि हम लोग राजनीति में ज़्यादा सक्रिय नहीं थे, लेकिन जब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो हम जब घर पर थे तो कुछ पार्टी के वरिष्ठ नेता आए और उन्होंने हमारे से, मेरी माताजी से आग्रह किया कि इस परिवार का कोई व्यक्ति आगे आना चाहिए राजनीतिक क्षेत्र में। तो मेरे ना करने के बावजूद भी, मेरी इच्छा नहीं होने के बावजूद भी, मुझे बड़े बड़े लोगों ने, जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, हमारे पिताजी के अच्छे शुभचिंतक थे, उनके प्रयास से मुझे पार्टी में लाया गया। मैं पार्टी में से शुरू में ही था, लेकिन पद देकर मुझे जिले का महामंत्री बनाया गया। मैं 2 बार जिले का महामंत्री रहा। और जब मैं महामंत्री बना और जब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, तो एक बहुत बड़ा एक उनकी रस्म पगड़ी थी। तो उस रस्म पगड़ी में भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति थी। मुझे पता भी नहीं था कि इतने भारी संख्या में लोग आएंगे, लेकिन इतनी भारी संख्या में लोग आए। और जब पगड़ी का कार्यक्रम हुआ और लोगों ने पगड़ी मेरे सिर पर रखी, तो कुछ लोगों को लगा कि इस लड़के में कुछ बात है। तो तभी से लोगों ने मेरे पीछे मेरे को अप्रोच किया, भाई आप राजनीति में आओ। और आज उन सभी जिन्होंने मुझे राजनीतिक क्षेत्र में लाया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्हीं के प्रयास से आज मैं पार्टी में 2 बार महामंत्री रहा। फिर पार्टी ने मुझे 2017 में बहुत बड़ा चुनाव सीधे विधायकी का लड़ाया। उन सब ने मेहनत करी और उन्हीं के आशीर्वाद से, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से ये संभव हो पाया। पिता के कैरियर की अगर चर्चा करें, पिता
रामस्वरूप निम जी जो विराट शख्सियत रहे हैं, हिमालय जैसा उनका जो व्यक्तित्व रहा है। शुरुआती दौर उनकी बात की जाए जाए, आपने अधिकारी बताया किसी विभाग में, किसी विभाग में वो अधिकारी थे, फिर चुनाव उन्होंने लड़ा है, कहाँ से वो चुनाव स्वास्थ्य लड़ा है? विभाग में अधिकारी थे और उनके बाद उन्होंने उसको रिजाइन किया और फिर वो जब चुनाव लड़ने गए तो चुनाव जीत गए। पहले अटेम्प्ट में ही वो विधायक बन गए थे। नागल की बात कर रहे हैं? नागल विधानसभा कौन हुआ से सन, करती थी कौन से सन? 1980 में। 80 में पहले बार चुनाव। ये विधानसभा जो है रामपुर की जगह पहले नागल विधानसभा थी, तो यहीं से हमारे पिताजी ने अपनी राजनीतिक पारी शुरुआत की थी। यहाँ से विधायक बने थे और लगातार तभी से टिकट चाहे हमें मिला या नहीं मिला, हम हारे या जीते, लेकिन हमने लोगों की सेवा का जो भाव, जनता के राजनीति में जनता का जो सेवा भाव का कार्य था उसको लगातार करके रखा। और उसी जनता की सेवा भाव से ही मेरे जैसे एक नए व्यक्ति को पार्टी ने टिकट भी दिया और विधायक भी जनता ने। चौधरी चरण सिंह के परिवार से जब नजदीकी रिश्ता रहा है उनका, मुझे ऐसा लगता है कि जब पहली बार में जब वो नौकरी को रिजाइन दिया है, उनको टिकट हो गया, फिर चुनाव भी जीत गए, कहने के बहुत नजदीकी चौधरी परिवार से रहे होंगे उस समय की बात अगर हम करें तो। जाए चलते हैं सन 1996 में बहन जी चुनाव लड़ रही थी हरोड़ा से। बड़ा नाम हो गया था हरोड़ा विधानसभा का, वीआईपी सीट समझी जाने लगी थी। और यहाँ तक कि जब वो मुख्यमंत्री बने, मेरे पूरा याद है कि लाइट भी जो है पूरा पूरा सहारनपुर को मिलने का कार्य हुआ था। उस समय जो है चुनाव में टक्कर देने के लिए माता जी आपकी आई सामने, और पद्मलता निम जी 96 में बात कर रहा हूँ, कैसा वो हो रहा था कि बहन मायावती के साथ मुझे चुनावी समीकरण बैठाते हुए भाजपा ने आपको जो है टिकट दिया था और चुनाव आपने लड़ा था, माता जी ने आपकी चुनाव लड़ा था? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये एक बहुत ही बड़ी घटना हुई क्योंकि हम लोग का सारा राजनीतिक क्षेत्र नागल विधानसभा था। हम लोग नागल में ही चुनाव जीतते, वहीं पर हमने काम किया, वही हमारी कर्म भूमि भी थी जी। तो ये हरोड़ा विधानसभा हुआ करती थी जहाँ से बहन जी ने चुनाव लड़ा जी। यहाँ से हमारे कई प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, लेकिन जब बहन जी का नाम आया तो सभी ने, मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, सभी ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि हम ये बहन जी के सामने चुनाव नहीं लड़ सकते। तब हमारे पार्टी के शीर्ष नेता ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे और हमारे शीर्ष नेता था, उन्होंने हमारी माता जी से और हमारे पिताजी से वार्ता करी और कहा ये हमारा आदेश है कि आप पार्टी के लिए चुनाव लड़ेंगे, आप हार जीत के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप पार्टी के लिए चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि मेरी माता जी जो है जिला अध्यक्ष थी महिला मोर्चा की। हमारी माता जी का कार्यशैली से, उनकी बेबाकता से, उनकी निर्दलता को देखते हुए, और महिला कैंडिडेट थी क्योंकि वहां से हमारी स्वर्गीय बिमला राकेश जी भी विधायक रही थी और हमारी बहन मायावती जी भी चुनाव लड़ने आई थी और हमारी माता जी को भी, क्योंकि ये महिलाओं की सीट मानकर इसको हमारी माता जी को पार्टी ने आग्रह किया और आदेश दिया कि ये हमारा आदेश भी है और आग्रह भी है और निवेदन भी है कि आपको इस चुनाव में लड़ना है। तो उस पार्टी के निवेदन को, आग्रह को हमारी माता जी और हमारी पिताजी ने स्वीकारा और पूरी ताकत लगाकर हमने लगभग 29,000 वोटों से इस विधानसभा और हरोड़ा में, क्योंकि हम नए थे, हमने अपने ग्राउंड को 15 दिन के अंदर ही बनाया। हमने लोगों से संपर्क किया, जितना हम लोग कर सकते थे उतना हमने प्रयास किया, लेकिन हमने हरोड़ा जो कठिन सीट थी, जो एक बसपा का गढ़ माना जाता था, उस सीट पर भी हमने भारतीय जनता पार्टी को सम्मानजनक वोट 29,000 दिलवाने का काम किया, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हार जीत तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन बहुत बड़ा प्रयास किया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत से इस चुनाव को लड़ा, लेकिन कुछ जातीय समीकरण में हम लोग थोड़ा पिछड़ गए, इसलिए वो सीट हरोड़ा में जो है बसपा का विजय रथ चालू हुआ। सर हार गए, लेकिन हार नहीं मानी, लेकिन अरसा लंबा रहा है आपका 1996 से लेके बाद 2014 तक का जो अरसा रहा है। इस अरसे में राजनीतिक जो ग्राफ होना चाहिए था निम परिवार का, वो आगे नहीं बढ़ पाया, ग्राफ यथास्थिति में रहा। आखिर कारण क्या रहा है सर? कारण कुछ इस वनवास का जो कारण, क्या कारण रहा सर? ये वनवास कुछ नहीं है। पार्टी जब पार्टी ने हमें आदेश दिया कि आपको चुनाव लड़ना है, हमने चुनाव लड़ा। अब 2007 की बात बताऊं, 2007 में भी नागल विधानसभा से हमारे पिताजी को टिकट दिया गया, लेकिन जैसे मैंने बताया ना, हर जगह पर एक जाति समीकरण, एक पार्टी की लहर, एक पार्टी का जो सिस्टम है वो चल नहीं पा रहा था, क्योंकि राजनीति में जातीय राजनीति का एक दौर चला जिसमें भारतीय जनता पार्टी को वो सफलता नहीं मिल पा रही थी जो मिलनी चाहिए थी।
जहाँ पर समाजवादी और बसपा का गठबंधन, कभी बसपा और समाजवादी कांग्रेस का गठबंधन, तो ये गठबंधन के बीच में, जातीय समीकरण के बीच में हम लोग 2007 का चुनाव नहीं निकाल पाए। लेकिन उस परिस्थितियों में भी हमने बहुत अच्छी वहाँ पर सफलता हासिल करी। लगभग 29 साढ़े 28 हजार वोट हमने नागल से भी प्राप्त किए। लेकिन मुझे इतना पता है कि जब मैं 2007 में पिताजी को पीछे से चुनाव लड़वा रहा था, तो मुझे देखने में और सुनने में मिलता था कि भाई जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही कर्मठ है और इसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन क्या करें, आज जातीय समीकरण के आगे हर लोग जो है एक विशेष पार्टी की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन अगर हम तुलना करें प्रत्याशी वाइज, उसके कैरेक्टर वाइज, उसके जीवन के प्रति, तो रामस्वरूप नीम जैसा हमारा जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का है, उससे कोई भी बढ़िया प्रत्याशी अभी तक इस 2007 के चुनाव में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी 2007 के बावजूद भी लगातार पार्टी ने जो भी आदेश दिया, जो भी हमें काम का, हमने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र है, कभी पार्टी की सरकार बनती है, कभी हमें विपक्ष में बैठने का मौका मिलता है, लेकिन जो भी हमें जिम्मेदारी पार्टी ने दी या जनता ने दी, हमने उसे बखूबी निभाने का काम किया। सर, भाजपा में एक शब्द आता है लहर, की भाजपा की लहर। आप खूब इस चीज़ को जो है मानते हो, सुनते हो रहे होंगे। लेकिन 2007 की अगर बात की जाए, वो बसपा की लहर थी सर। 5 विधायक सहारनपुर ने देने का काम किया बस। और उस जमाने में बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ी बात है कि बसपा जो है उस समय जो है उफान पे रही है, और हो सकता है बहुत सारे लोगों को जो हार का सामना करना पड़ा है। बात फिर आपके परिवार की करते हैं। परिवार में आप जो दूसरे नंबर पर आते हैं, बड़ी बहन है आपकी, छोटे आपके भाई है, परिवार में कल्चर, सियासत के साथ साथ जो है एजुकेशन आपके बड़े अच्छे स्तर पर रही है। भाई भी आपका लंदन में सर्विस कर रहे हैं, और साथ में जो सामाजिक वैल्यूएशन उनकी बहुत अच्छी वहाँ पर मानी जाती है। संगठन भी कोई चला रहा है, जिसकी जानकारी आपने मुझे दी थी। बात की जाए देवेंद्र निम आज विधायक ना होते तो क्या होते? मैं अगर विधायक ना होता तो मैं कहीं ना कहीं किसी सरकारी अधिकारी के रूप में, या कोई प्रशासनिक अधिकारी या IAS IPS की तैयारी करते दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो कहीं ना कहीं हम जो है सरकारी सेवा में होते। और क्योंकि मैंने बताया कि हमारे पिताजी ने हमारा सभी भाई बहनों का लालन पोषण बड़े जो जिम्मेदारी से किया, एक अच्छी शिक्षा हमें दी, और उसी शिक्षा की वजह से आज मेरे भाई कनाडा, मेरा एक बहन कनाडा में है, एक भाई लंदन में है, और अब पढ़ लिख के ही हम लोग इतनी दूर जाकर देश का नाम भी रोशन किया और अपने पिताजी का भी नाम रोशन करने का काम मेरे भाई बहन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं राजनीतिक क्षेत्र में ना आता तो मैं भी कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी की तरफ जाता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुझे अपने पिताजी की सेवा करने का मौका मिला। मैं जितना भी हो सका अपने पिताजी की सेवा की, और उन्हीं की सेवा का आज नतीजा है। अगर मैं कहूँ सच्चाई से, मेरी माता और पिताजी ने जो संघर्ष किया, जो जनता की सेवा करी, उसी का आज मुझे परिणाम विधायक के रूप में जनता ने देने का काम किया। तो मैं बहुत ही भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अपने माता पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के कर्मों से मैं आज दूसरी बार इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा हूँ। क्या यह कहना गलत नहीं होगा कि एक IAS ऑफिसर खो दिया सहारनपुर ने? नहीं, ये कोई बात नहीं है। तो ऐसा है कि तैयारी हमेशा सफलता दिलाती है सर। मैं कहता हूँ IAS सपने हमेशा, हाँ, IAS बनना है तो एक मेरा दूसरा वो था। लेकिन अब मैं जब राजनीतिक क्षेत्र में आया तो मुझे लगता है कि मैंने IAS से ज्यादा कुछ यहाँ पर लोगों के लिए बीच के किया। मैं लोगों की दुख सुख में खड़ा रहता हूँ। मैं लोगों के बीच में जब जाता हूँ और जब मैं गरीब आदमी की सेवा करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने IAS से बड़ा काम किया। क्योंकि IAS के पास मैं देखता हूँ कि IAS के पास या किसी बड़े अधिकारी के पास एक आम जनमानस जाते हुए हिचकिचाता है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के पास कोई भी आदमी किसी भी समय आकर अपनी बात को, अपनी पीड़ा को रख सकता है। और जब हम उसकी पीड़ा को सुनते हैं और उसकी मदद करते हैं, और जब वो कहता है, एक आम आदमी कहता है, विधायक जी या देवेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपका भला करे, तो हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो हमें अधिकारी बनने पर नहीं मिलता। जो आज हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता की बातें को रखते हैं, सदन में रखते हैं, जनता की जो समस्याएं है उसको सदन में रखते हैं, वो उसका एक अलग ही आनंद है। बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार में आपको यह दूसरी बार विधायक बनने का मौका मिला है, निर्वाचित होकर गए रामपुर मनिहारन सुरक्षित सीट से। आप जो है तमाम लोगों की आप उम्मीद है, लाखों लोगों को आप जो नेतृत्व करते हैं, कैसा पार पाते हैं उन समस्याओं पर
जो आपके पास क्षेत्र के लोग लेके आते हैं। कई बार समस्याएं बड़ी होती है, देवेंद्र नियम छोटा हो जाते हैं, कई बार बहुत सारी चीजें सामने आती है, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन जरूरत बड़ी हो जाती है। कई बार लगता है यार इसको कैसे कराऊं, मन कर रहा है लेकिन व्यवस्था नहीं बन पा रही है। सर बहुत सारी दिक्कतें आती है, कैसे पार पाते हो उन समस्याओं को मैं जब लेकर? विधायक अनुभव आपके पास बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। मैं जब विधायक बना पहली बार तो मुझे पास बहुत सारी समस्याएं आई। कई सड़कें बननी थी, कहीं पर पुल बनने थे, कहीं पर जो जर्जर तार थे उनको बदलने का काम था। तो कुछ 2 4 5 बड़े काम हैं जो पिछले कई वर्षों से मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि, मैं किसी का नाम नहीं आया, किसी को मैं इंगित नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहता हूँ जो विधायक बनता है या कोई जब सांसद बनता है तो ये उसकी प्राथमिकता हो जाती है, ये उसका कर्तव्य हो जाता है कि अपनी विधानसभा के जो ऐसे काम हैं जो पिछले 40 साल से लंबित हैं उसको करवाने का प्रयास उसको करना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि यहाँ पर कई विधायक आए और रहे, लेकिन जनता की समस्याओं से उन्हें कोई सरोकार रहा नहीं। अगर मैं किसानों की बात करूं तो कल्लरपुर गुजर पर एक ये हमारी जो पूर्वी नहर है, यमुना नहर है, इस पर पुल टूटा हुआ था और वो पुल टूटने की वजह से हमारे किसान भाइयों को ना तो सिंचाई कर पा रहे थे क्योंकि वो जो पानी का झाल था वो भी क्षतिग्रस्त था। और कमाल देखिए, विडंबना देखिए किसान की कि उसके खेत उसके घर के मतलब नहर क्रॉस करते ही उसके सामने खेत हैं, लेकिन उस किसान को अपने खेत में जाने के लिए 10 किलोमीटर का चक्कर लगाकर खेती करने के लिए जाना। कितना बड़ा दुर्भाग्य है किसान का। लेकिन हमने उसको लिया एक टारगेट के रूप में, हमने उस पर लगातार 2017 से आवाज उठाई। लगभग 4.5 साल लगे मुझे उस समस्या को लगातार विधानसभा में उठाने का। और मुझे गर्व है कि 2021 में जब मैं गया लखनऊ तो मुझे सूचना मिली कि आपके प्रयास से, आपके संघर्ष से, आपके बोलने से सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और लगभग 12 से 13 करोड़ की लागत से आपको एक पानी की सिंचाई के लिए झाल भी दिया जा रहा है और एक बड़ा पुल भी वहां पर किसानों को दिया जा रहा है। दूसरा, हसनपुर भलसवा, यहाँ पर एक हिंडन नदी है जो पिछले कई वर्षों से एक पुल क्षतिग्रस्त था। हमारे बहुत बड़े गांव वहां से जुड़ते हैं, सहारनपुर से संपर्क सीधे उस पुल के माध्यम से था। लेकिन विडंबना यही है, कई बार सांसद, मंत्री, कैबिनेट मंत्री यहाँ पर रहे, लेकिन किसी ने भी उस पुल का भी संज्ञान नहीं लिया। तो उस पुल को भी लगातार हमने विधानसभा में उठाया। और अभी 2022 के बाद जब मैं दूसरी बार चुनाव जीत के गया तो मुझे सौभाग्य मिला कि हमने उसका भी उद्घाटन कराकर उसको भी लगभग 10 करोड़ की लागत से बनवा दिया। ऐसे ही भगवानपुर और जो मिर्जापुर टपरी और उधर चंदेना कोली को देवबंद से जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा पुल हमने बनवाया जो हिंडन पे ही है, उसको भी हमने लगभग 11 करोड़ की लागत से बनवाया जो बनकर तैयार हो गया। ये रही बात पुलों की। लेकिन जो मेरी विधानसभा रामपुर की अगर मैं बात करूं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पशु चिकित्सालय अगर कहीं बना तो मेरी विधानसभा रामपुर मनियारण में। अब मैं कह दूं कि विधायक बनने के हम लोगों काम किया कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं एक पहला व्यक्ति था अपनी विधानसभा में जो मैंने लगातार विधानसभा में आवाज उठाई कि मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं वहां पर फायर ब्रिगेड की बुझाने वाला स्टेशन नहीं है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जहां पर खड़ी हो सकें, जहां पर किसानों को अगर आग लग जाए तो कम से कम उसे सहारनपुर पर ना निर्भर रहना पड़े, उसको रामपुर में ही, क्योंकि रामपुर से संचालित कई गांव हैं, हेडक्वार्टर है, तहसील है हमारी, तो वहां पर हम लोग फायर स्टेशन की स्थापना कराई। 2 पानी बुझाने वाली गाड़ी वहां पर खड़ी है। नया PWD गेस्ट हाउस हम लोग ने वहां पर बना दिया जिससे वहां पर रहकर हम लोगों की समस्या भी सुन पाएंगे और लोग वहां पर आकर अपनी समस्या का निदान भी कराएंगे। नया तहसील भवन, विडंबना देखिए, तहसील तो बन गई लेकिन वो एक टेम्परेरी तहसील थी जहां पर ना तो कोई SDM रुकता था, ना कोई तहसीलदार, ना कोई वहां पर लेखपाल। तो हमने नई तहसील का निर्माण कराया, लगभग 8 करोड़ की लागत से नई तहसील का निर्माण हो रहा है। एक बच्चों के लिए राजकीय महाविद्यालय सडौली हरिया में 8.5 करोड़ रुपए का। अगर मैं आपको बताने लगूं तो इतनी बड़ी फहरिस्त है काम कराने की कि हमने जो ऐसे काम जिन्होंने कभी किसी चीज के बारे में हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने सोचा भी नहीं, हमने उनको जमीन पर उतारने का काम। और ये जो जमीन पर तब उतरे जब हमने जनता की आवाज को प्रमुखता से, मजबूती से विधानसभा में रखा, जिसके लिए विधायक बनाए जाते हैं और जिसके लिए विधायक को काम करना चाहिए। तो ये मैंने कुछ थोड़ा सा आपको प्रकाश डाला। काम बहुत सारे हमने पिछले 7 साल में किए, लेकिन ये काम ऐसे काम थे जो पिछले 30 साल से, 25 साल से, 40 साल से पेंडिंग चल रहे थे। अब मैं
मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। जी। मैंने जंदेड़ा समसपुर से लेकर और अहमदपुर से और उधर गुड्डा खेड़ा होते हुए शुगर मिल गागनौली से और सधान से जो मुजफ्फरनगर रोड पे निकलता है, एक मिनी बाईपास के रूप में मैंने इस पर आवाज उठाई जी। और मुझे गर्व है कि मैं इस पर कामयाब हुआ। लगभग 22 करोड़ की लागत से हमने दिल्ली रोड जंदेड़ा समसपुर से लेकर और अहमदपुर तक उसको चौड़ीकरण कराकर गांव में ऑटोमिक्स से हमने सड़क बनाने का काम शुरू किया। अब बहुत जल्द मैंने 47 करोड़ रुपए की एक और डीपीआर बनवाई। जो शेष मार्ग बचा हुआ है, जो बहुत जल्द मुझे उम्मीद है इस पर भी हमारी सरकार उसको सहमति देने जा रही है, क्योंकि टेक्निकली मामला हमारे जो शुगर मिल है उसकी वजह से फंसा हुआ था, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि वो भी अब दूर हो गया। तो एक नया हम लोग 47 करोड़ की लागत से एक नया रोड हम लोग अपने गाँव वासी को देने का जाने का, जो एक मिनी बाईपास का रूप में काम करेगा। अब अगर मैं सहारनपुर रामपुर मनिहारन की बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर कनेक्टिविटी से कोई विधानसभा जुड़ी है तो रामपुर में, चाहे वो हमारा ये देवला वाला बाईपास हो, चाहे हमारा जो चंडीगढ़ से देहरादून को जोड़ने वाला नया रिंग रोड बना है, और जो ग्रीन एक्सप्रेसवे जो बन रहा है जो दिल्ली से और देहरादून हरिद्वार को जोड़े, वो सब मेरी विधानसभा में बन रहा है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, माननीय गडकरी जी का, माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ कि रामपुर मनिहारन एक ऐसा विधानसभा है जहाँ पर सबसे ज्यादा अगर सड़कों का जाल बिछा, सड़कों पर हाईवे बने, बड़े ग्रीन एक्सप्रेस बने तो हमारी रामपुर। और बहुत जल्द हम लोग टपरी पर एक बहुत बड़ी समस्या थी पुल को लेकर, ओवर ब्रिज हम लोग बनवाने जा रहे हैं, बहुत जल्द उसका टेंडर हो गया और बहुत जल्द उस पर काम चलेगा। टपरी जैसे स्टेशन को जो एक बहुत ही बैकवर्ड स्टेशन माना जाता था, आज हम उस स्टेशन को भी स्मार्ट स्टेशन बनाने का काम हमारी सरकार के द्वारा, डबल इंजन की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बहुत सारे काम है, उस पर बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, तो मैंने सिर्फ आपको एक प्रकाश के रूप में जो मैंने कुछ काम कर पाया उसकी आपके रूप अब बायोग्राफी के बाद में कभी चर्चा होगी इस पर, कभी जाए। एक सवाल आ जा रहा है सर, जैसे सुदूर बैठे हुए, बहुत दूर बैठे हुए झोपड़ी के अंदर, रोशनी भी नहीं है, प्रकाश भी नहीं है, लेकिन उसका विधायक देवेंद्र नीम है, क्या आप उस व्यक्ति का विधायक बन पाए? नहीं, मैंने प्रयास किया कि मैं, और हमारी पार्टी का भी एक, जो हमारी पार्टी का ध्येय है कि अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी कि जो अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है जिसके लिए सरकारें बनती है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने कल्पना की थी कि मेरा भारत एक ऐसा विकसित भारत बने जहाँ पर एक झोंपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी एक मुख्य धारा में रहकर वो सारी सुविधाओं का लाभ ले, वो सारी सुविधाएं और कानून का वो पालन करे और उसको लाभ ले। जब तक वो नहीं पहुंचेंगी तब तक हमारी सरकार वो योजनाएं लेकर आती रहेंगी, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे घर घर में शौचालय हो, चाहे हमारी माताओं बहनों के लिए गैस चूल्हों का काम हो, मतलब जो भी आम जनमानस के लिए काम हो हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। और जब हम लोग जाकर उनके बीच में उनको प्रधानमंत्री आवास की चाबी सौंपते हैं और जब वो कहते हैं कि मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी का या माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हमारे जैसे गरीब लोगों को भी पक्के मकान में रहने का, पक्के शौचालय में शौच करने का, गैस चूल्हे मुफ्त में, बीपीएल के अंतर्गत 2 किलोवाट का बिजली का, सौभाग्य के अंतर्गत बिजली का कनेक्शन, दुनिया की सबसे बड़ी 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, जो एक आम जनमानस कभी कल्पना नहीं कर सकता था, वो सुविधाएं मेरी सरकार के द्वारा, डबल इंजन की सरकार के द्वारा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था, पंडित दीनदयाल जी का जो सपना था, उस सपने को साकार करते हुए आगे बढ़ने का काम करते। ग्रहण क्या लगा सर? चर्चाएं बहुत थी लाल बत्ती पर आपकी। नहीं, मैं चर्चाएं बहुत थी सर, सियासत के अलग, आप माने या ना माने, ग्रहण क्या लगा? मैं 2017 से विधायक हूँ और मैं इतना अपने आप को शुक्रगुजार जनता का, अपने भगवान का, अपने माता पिता का करता हूँ कि मैंने कभी कल्पना नहीं की थी मैं विधायक बनूंगा। तो मैं अपनी विधायकी में बहुत मस्त हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है जब मैं अपने लोगों के बीच में रहता हूँ, उनके दुख सुख में खड़ा रहता हूँ और उनकी समस्याओं को, जो मेरी जिम्मेदारी है, विधानसभा के पटल पर रखता हूँ। बस मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। बत्ती और बिना बत्ती का मैं कभी सोचता नहीं हूँ और ना मुझे कभी इसकी लालसा रही है। मैंने बहुत जिंदगी से लगातार बत्तियों में ही अपना जीवन देखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन एकदम एक आम इंसान की तरह, सादगी के साथ, सादगी से, जो मेरे पिताजी सादगी के साथ रहते थे, तो मैं अपने पिताजी का जो सपना है कि सादगी से लोगों की सेवा करें, बस मुझे इतना ही अपने जीवन में करना। मुझे कोई लालसा नहीं है, मुझे जरूरत से ज्यादा सम्मान मेरी जनता ने और भगवान ने दिया। मिल जाए तो भगवान जब किसी को आशीर्वाद देता है तो उसे आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करेंगे और उस जिम्मेदारी को और
आगे मजबूती से निभाने का काम करेंगे। अब वही वाली बात है कि महत्वाकांक्षा नहीं है, अभिलाषा हो सकती है, मिल जाए तो धन्यवाद। चलिए बात करते हैं, बहुत कमजोर प्रत्याशी साबित हो रहे थे 2017 में जब टिकट दिया गया था। चारों ओर गलियारों में चर्चाएं थी आपको लेकर, अरे किसको टिकट दे दिया, बहुत पुराने रहे हैं देवेंद्र जी, अब इनको कहाँ से ले, कौन पूछेगा इनको, कौन वोट देगा। पार कैसे पाया था 2017 के चुनाव पे, कमजोर प्रत्याशी के नाम से जाने जाते देवेंद्र साहब जय? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं 2017 में मुझे टिकट मिला तो बहुत लोगों ने मुझ पे बड़ा मजाक किया, बड़ा लोगों ने उपहास उड़ाया कि यार कहाँ से देवेंद्र नीम को पकड़ लाया, इनकी तो कोई, इन्हें तो कोई जानता भी नहीं है, इनकी कोई राजनीतिक भूमि भी नहीं है। क्योंकि मेरे ज्यादातर लोग मुझे जानते नहीं थे कि मैं किसका पुत्र हूँ या मेरे राजनीतिक मेरी क्या सामाजिक कुछ ज्यादा हाँ मेरी कोई राजनीतिक या सामाजिक कोई वो मेरी लोगों को ज्यादा पता नहीं था, क्योंकि मैं बड़ा रिजर्व आदमी हूँ। मैं ज्यादा गान बजाने में नहीं विश्वास करता। लेकिन जब मैं 2017 में विधायक का मुझे टिकट मिला, एक बड़ी बैठक हमारी झंडेड़े समस्तपुर गांव में हो रही थी, जिसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी बैठी थी। तो मुझे जब बोलने का मौका मिला तो मैंने बड़े जोश में और भावुकता से मैंने अपनी बात को रखा कि भाई मैं जब मैंने क्या ऐसा गलत काम कर दिया या मेरे में ऐसे क्या कमी है जो लोग मुझे बहुत कमजोर व्यक्ति बताते हैं। मैं पैसे से कमजोर नहीं हूँ। आज की तारीख में अगर राजनीति में देखें तो लोग कमजोरी पैसे से मानते हैं, या मेरे व्यक्तित्व में कोई कमजोरी हो, या मेरे शरीर में कोई कमजोरी हो, या मैं किसी से पहलवानी आप करवा लें, जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, अगर मैं उनको चित ना कर दूं तो आप बताइए कि मैं कमजोर हूं। तो मैंने जब ऐसी बात कही तो हमारे सभी कार्यकर्ता, जो चाहे वो ग्राउंड जमीन पर काम करने वाले हों, चाहे प्रदेश में काम करने वाले हों, चाहे वो कहीं पर भी काम करने वाले हों, उनके सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा नहीं, हमारा कैंडिडेट बहुत मजबूत है, और आज से ही हम प्रण करते हैं कि हम इस कैंडिडेट को मजबूती से चुनाव लड़ाकर और जीत दिलवाने का काम करेंगे। वो मेरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, और मेरा एक ऐसा मेरा राजनीतिक भाषण था जो मैं आज खोजता हूं कि मुझे वो राजनीतिक रील मिल जाए कहां पर मैंने वो भाषण दिया था, जिससे मेरे कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भरी, संचार हुआ था, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। मैं चाहता हूं कि वो मेरी जिंदगी का भी और मेरे राजनीतिक जीवन का भी एक टर्निंग पॉइंट था, और वो दिन था और आज का दिन है कि आज मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार रहता हूं, और उन्हीं की जो भी काम होते हैं, जो भी उनकी समस्याओं उसको निदान करता हूं, और उन्हीं के बलबूते पर मैं लगातार चुनाव जीतता हूं। 2007 के दौर की अगर हम बात करें, बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार थी और मिनी मुख्यमंत्री माने जाते थे, समझ गए होंगे आप शायद, पार कैसे पाया 2017 के चुनाव में आपने उनसे? मैंने नहीं पार पाया, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया। ये बड़ा नाम था सर, घर घर में उन्होंने अपना वजूद बनाया हुआ था। देवेंद्र नीम साहब जो खुद कमजोर प्रत्याशी माने जा रहे थे उस समय, लेकिन चुनाव बदल गया और जीत आपके पल्ले आ गई, झोली में आपके आ गई। आखिर समीकरण कैसे? समीकरण तो सीधे हैं। मेरा ही खुद का मानना है, मैं सबको ये कहता हूँ, हम लोग टेम्परेरी पोस्ट के लोग हैं, 5 साल के हम लोग विधायक। हम लोग इस चीज़ का घमंड मत करें कि हम लोग जो है सर्वोसर्वा है, या हम लोग जो है हमेशा यहाँ रहने वाले नहीं। हम लोग 5 साल के लिए जनता के बीच में रहेंगे, और जनता हमारी माई बाप है और जनता हमारी भगवान है। जनता जब चाहेगी, कितना भी हैवी वेट हो, ये वो धरती है जहाँ पर इंदिरा गांधी को लोगों ने हार का मुंह चखाया, ये वो धरती है यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हारे, ये वो धरती है जहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज हारने का काम किया। तो हम जनता का धन्यवाद करना चाहिए। जनता ही सर्वोपरि है लोकतंत्र में। अगर जनता चाहेगी तो जो मजबूत कैंडिडेट है, जो सबसे शक्तिशाली कैंडिडेट है, उसको भी एक कमजोर व्यक्ति या एक आम व्यक्ति इस चुनाव में हराने का काम करो। यही हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की खूबसूरती है कि यहाँ पर जो ताकतवर लोग हैं, जो ताकतवर पार्टी हैं, वो भी हार का मुंह चख सकती हैं, सिर्फ जनता के एक वोट के अधिकार। लोकप्रियता और साथ साथ लोगों के काम और लोगों को जो है उनका मान सम्मान बहुत जरूरी है बने रहने के लिए। नहीं, हम जनता के लिए बीच के लोग हैं, जनता ने हमें चुना है, तो हम जनता के काम करने के लिए यहाँ पर हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष का या किसी धन्य सेठ का काम करने के लिए नहीं आए, हम लोग जनता के बीच में आए। और यही बात हुई कि लोगों ने एक पावरफुल और ताकतवर प्रत्याशी को हराने का काम किया। हम इसमें कोई अपनी बहादुरी नहीं मान रहे कि हमने उन्हें हरा दिया, जनता का निर्णय था, जनता ने हराया। मानते हैं आप पावरफुल थे? कौन जिनकी आप बात कर रहे हो? नहीं, पावरफुल भाई लोग उनको कहते थे पावरफुल, मैं तो किसी को पावरफुल नहीं मानता, क्योंकि
मेरा बात स्पष्ट मत है कि जनता से बड़ा पावरफुल कोई नहीं है। जनता ही सबसे कोई माने powerful तो है। गलतफहमी है। वो सब गलतफहमी के शिकार है। आज जो भी आप देख ले, आज बसपा का क्या दौर है। आज जो कई बार मुख्यमंत्री रही, जी। वो जनता के प्रताप से रही। आज जनता ने उन्हें नकार दिया, तो आज वो कहाँ पे है। आज कांग्रेस ने जिस देश पर राज किया, वो कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में एमएलए बनाने के लिए संघर्ष करती है। तो हमें जनता का आभार व्यक्त करना चाहिए और जनता से ही डरना चाहिए। जनता ही सबसे पावरफुल है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अगर कोई पावरफुल चीज है तो हमारी जनता है। हमें जनता जनार्दन का आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनका काम करना चाहिए। देवेंद्र देव जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपकी ओर आ रहा है, क्योंकि जब आप जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं और खुद मान रहे हैं, खुद कह रहे हैं 4 साल बहुत बड़ा अरसा, 17 से 21 तक का एक अदना सा पुल एक विधायक के लिए 4 साल लगा देता है। कल्लरपुर गुज्जर की बात अगर हम करें, जो विपक्ष में बैठने वाले विधायक हैं उनको तो जो है कार्यकाल ही गुजर जाता होगा छोटे से काम के लिए। तो हमने उसके लिए 4 साल में सर आपको जो है नहीं हो पाया। नहीं। 4 साल में आपको अंशुर मिला है कि बन रहा है, नहीं बनेगा। 4 साल में इसलिए समय लगता है कि सरकार के पास बहुत सारे काम होते हैं। हर नहीं सर, विपक्ष में वो जो विधायक खड़ा हुआ है जिसको 5 साल मिले जनता के लिए काम करने के लिए, उसकी तो सुनवाई नहीं होती होगी। जब आप सत्ता वालों के हाल है 4 साल तक का नहीं काम हुआ। वो बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है, बात है अपनी बात को विधानसभा पर रखना। ऐसा नहीं है कि कई विधायक जो हैं बस चाहे सपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बसपा के हों, उन्होंने अगर अपनी बात को मजबूती से विधानसभा में रखा हो तो उनको भी काम मिल गया, उनको भी पुल बनाने का मौका बात मिला। ये रखने का तरीका क्या है? वहां पर हमारे जनप्रतिनिधि, में किसी व्यक्ति विशेष की या किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, वहां पर हर एक जनप्रतिनिधि अगर वो अपनी बात को वहां मजबूती से रखता है तो सरकार का ये कर्तव्य होता है, ये सरकार की मॉरल ड्यूटी है कि उस विधानसभा के उस विधायक का वो जो लगातार उस पर बोल रहा है, लगातार उस आवाज उठा रहा है, तो उस पर संज्ञान लेकर उस संज्ञान को नीचे उतारने का काम कर गया। आपने देखा होगा अभी बेहट में तो हमारा कोई विधायक नहीं है, लेकिन अब भी हम लोग वहां पर माँ शाकुंभी देवी के लिए डेडिकेटेड हम लोग वो जो पुल बना रहे हैं, कॉरिडोर बना रहे हैं माँ शाकुंभी देवी के नाम से, वो बहुत दिनों से डिमांड थी लोगों की उसको, लेकिन समय लग गया उसमें। कुछ कई जगह बाधाएं आती हैं हर काम में। तो ऐसा नहीं है कि मुझे 4 साल लग गए, 4 साल लग गए, लेकिन उस पर सर्वे होता है, उस पर पूरी आख्या आती है, रिपोर्टिंग होती है, इसलिए थोड़ा समय लगता है। और ये बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है, एक जागरूक विधायक की और जागरूक सांसद की बात होती है कि वो अपनी बात को कितनी मजबूती से वहां रखता है। अब बड़े भाई हैं आप धीरेन्द्र निमके, बाहर विदेश में रह के काम कर रहे हैं, कैसा लगता है सर जब वो भारत का, आपका, परिवार का ये मेरे लिए सिर सम्मान मस्तक ऊपर उठा रहे हैं? सर एक तो थोड़ा चाहेंगे कि किस तरह के मूवमेंट से वो जुड़े हुए हैं और परिवार में जो उनका मूवमेंट्स है वो किस तरह का है, और परिवार कैसा महसूस करता है जब उनका नाम परिवार में आता है, जब वो सहारनपुर में आपसे मिलने के लिए आप या वहाँ पे जाते हैं, कैसा किस? जी, मुझे बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। अभी मुझे 3-4 महीने पहले लंदन जाने का भी बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। और मैं तब गया जब हमारी सरकार की जीत हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो एक बड़ा वहां पर कार्यक्रम रखा गया था। मुझे भी सौभाग्य हुआ कि हाँ, जिसमें मुझे भी वहां पर एक बाई चांस कह लें, बाई लक कह लें, कि जब मैं गया तो भाई ने कहा कि तू अच्छे समय पे आया। 2 दिन बाद ही हमारा एक वो है मोमेंट्स यहाँ पे हमने किया, वहाँ पे एक बहुत बड़ा वो योग दिवस। अच्छा, योग दिवस मुझे, तो मैंने कहा यार वहां पर 2-4 लोग आएंगे, क्या योग दिवस पे जाना, घर ही कर लेंगे। कह रहे नहीं तो तू चल। तो मैंने कहा ठीक है। हम लोग, मेरा भाई, मैं, मेरा बेटा, हम सब लोग गए जी। हम घर से ही वो लेके गए मैट वगैरह लेकर गए। उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है, सब वहीं मिलेगा। मैंने कहा नहीं यार कैसे। मैंने कहा हम गए तो आपको मैं बता रहा हूँ, अपनी आंखों पे मुझे यकीन नहीं हुआ। जब मैं वहां गया तो एक स्टेडियम था वहां पर जी। उस स्टेडियम के अंदर जब मैं एंटर किया तो वहां पर बाकायदा स्टॉल लगे थे, आप अपनी एंट्री कराइए, अपना कार्ड दीजिए। और जब मैं अंदर गया तो देखा पूरे मैदान में अंग्रेज और हमारे हिंदुस्तान के और हमारे दूसरे देशों के लोग अपने मैट पर बैठे हुए योग के लिए तैयारी कर रहे थे। मेरा देख के जो मन खुश हुआ, मैंने कहा वाह भाई वाह मोदी जी, आपका जलवा परचम लहरा दिया सात समुद्र तक। जो इस योग को भारत के लोग नहीं करते वो आज अंग्रेज कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। और उस स्टेडियम में पूरे में योग दिवस के लिए लोग बैठे थे और मंच पर जो योग दिखाने वाले और सिखाने वाले
वो उनके वो गुरु आए हुए थे, वो उनको योग के लिए ट्रेनिंग देने के लिए बैठे थे। जी। तो मेरा सीना छाती एकदम चौड़ी होगी कि वाह, हमारी सरकार का जो योग का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज दुनिया में, जो कैसे हम लोग सोचते थे दुनिया करेगी, आज हमने साक्षात से देख उठते हुए और खुद मैं उसमें पार्टिसिपेट किया। तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट ये हुई। 2 दिन बाद ही हमारी सरकार के जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, बड़े कार्यक्रम वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रखा। वहाँ पर भी प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री, और पूरा संगठन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का है। मेरा भाई भी लगातार भारतीय जनता पार्टी में जुड़कर वहाँ पर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम सेवाएं करता है। दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई आप भी आना है। तो मैं गया, तो मुझे जब देख के मैंने कहा भाई कैसा कार्यक्रम होगा, आप अपनी चल कर देखिए। मैं गया तो वहां पर कार रैली निकल रही, क्यों बाइक होती नहीं वहां पे ज्यादा, तो कार रैली भारतीय जनता पार्टी की लंदन जैसे जगह पर निकाली गई। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाकर अपनी गाड़ी पे और रैली का निकाला। तो लोगों ने देखा कि भाई भारत के लोगों ने प्रधानमंत्री जी के तीसरी बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने पर कितने बड़ा रैली निकालने के बाद लोग वहां पर आए, आतिशबाजी हुई, भारतीय जनता पार्टी के नारे लगे, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद। और लोगों ने दिवाली होली साथ मनाई। और थोड़ी देर बाद हमारी मुख्य अतिथि के रूप में हमारी पूर्व में केंद्रीय मंत्री रही स्मृति ईरानी जी भी आई जी। मेरे को भी सौभाग्य हुआ कि मैं भी वहां पहुंचा। तो हम लोगों का गर्म जोशी से वहां के लोगों ने अपने जो भारतीय जनता पार्टी के और जो हमारे भारत के नागरिक उन्होंने स्वागत किया। हमारा बहुत अच्छा उन्होंने गर्म जोशी से स्वागत भी किया और हमारे शब्दों का भी हम लोगों ने उनको। तो जब हम लोग मंच से बोल रहे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं कहीं बाहर हूँ, ऐसा लग रहा था कि मैं अपने भारत के किसी कोने पर अपने भारत के लोगों को संबोधित कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण था कि भारतीय जनता पार्टी 7 समुंदर पार भी बैठकर अपनी जड़ों को वहां बैठकर भी लोगों को मजबूती देने का काम कर रही है। और भारत में जो कह रहे हैं ना विश्व गुरु का डंका बज रहा है, वो मैंने अपनी आंखों से वहां पर वो बजना बजते शुरू हुए हो गया, देखा देखा चल रहा है। मेरे लिए बहुत बड़ा एक अनुभव भी था और मेरे लिए एक सीख भी थी। और मैं इसके लिए भाई का धन्यवाद करता हूँ कि वो कम से कम इतनी दूर रहकर अपनी सर्विस में से समय बचाकर, अपने बिजनेस में से जो समय बचाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात। किस तरह के मूवमेंट से जुड़े हैं भाई वहाँ? वो लगातार ऐसे ही जो भी कोई वहाँ पर क्या सर्विस करते हैं वो गवर्नमेंट? वहाँ गवर्नमेंट सर्विस भी है और वो पार्ट टाइम बिजनेस भी करते हैं। वो जब भी उन्हें समय मिलता है संडे का या कोई छुट्टी होती है, हमें तो इतनी छुट्टी मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करके 2 घंटे 3 घंटे वो ऐसी बैठकों में, ऐसी रैलियों में, ऐसे छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं में जाकर भारतीय जनता पार्टी को कैसे और मजबूत किया जाए, कैसे प्रधानमंत्री जी का डंका और विकसित भारत का जो सपना है वो कैसे हम लोग पूरा करें, उस पर काम। सर फहरिस्त बहुत लंबी रही है आपकी, जो विकास कार्य आपने काफी कराए हैं। 2017 से 2022 तक आपने जो है सत्ता पक्ष के विधायक भी आप रहे हैं और हर गांव में जाके आपने विकास कार्य कराने का कार्य किया, कार्यकर्ताओं के बहुत नजदीक रहे हैं। कारण आखिर क्या रहा है? विरोध का दंश बहुत झेलना पड़ा 2022 के चुनाव में आपको। नहीं, एक बात विरोध सामने आया आपके सर? विरोध तो ऐसा होता है कि जब आदमी कोई मजबूत होता है तो उसको विरोध का हम सामना मानते हैं करना। मजबूत हो। अब मैं इसलिए नहीं मानता कि मुझे लोगों ने बताया कि आप चिंता मत करो या इस विरोध का आप बिल्कुल भी घबराओ मत, क्योंकि आज मोदी और योगी का सबसे ज्यादा विरोध करते हैं लेकिन वो और मजबूती से निखर के आते हैं। तो हमारा ये कहना है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कम से कम हमारी आंखों के सामने हमें ये भी पता लगना चाहिए कि हमारा विरोध भी है। कोई ऐसा नहीं है कि सब हमारे जय जयकार कर रहे हैं, कुछ लोग हमारा विरोध भी, जो विरोधी है उनसे सीख लेते हैं कि भाई कहाँ पर हमारी कमी रह गई, कहाँ पर हम लोग कमजोर रहे, जो ये हमारा विरोध हो रहा है तो उसको आगे और मजबूती से लेकर आगे और उस पर काम करते हैं। तो हमें इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमें अपने चरित्र का मजबूत रहना चाहिए, अपनी जो हमारी काम करने की शैली है उसमें ईमानदारी से रहना चाहिए, हमें किसी विरोध का कोई डर नहीं होना चाहिए। अगर हम सही हैं तो मैं मानता हूँ राजनीतिक क्षेत्र में हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जनता सब कुछ देखती है और जनता देख भी रही है कि रामपुर में क्या हो रहा है, गंगोह में क्या हो रहा है, नकुड़ में क्या हो रहा है, बेहट में क्या हो रहा है, देवत। तो हमें अपने क्षेत्र पर ध्यान देकर जनता के हित के काम करने चाहिए। और ये हमारे देश लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अगर हमारा जय जयकार हो रही है तो हमारा विरोध भी होना चाहिए। ये लोकतंत्र में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे लोकतंत्र में हमारी लोग विरोध नहीं करेंगे, हमारी बुराई नहीं करेंगे, तो हमें बुराइयों के बारे में पता नहीं लगेगा और हमें अपनी कमजोरी के बारे में पता नहीं लगेगा। तो हमें उस विरोध से अपनी कमजोरी से सीखने को मिलता है। तो मैं इसे एक बहुत अच्छा
एक अपने लिए एक बहुत अच्छी सीख मानता हूँ कि लोग हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं, तो मुझे पता लगना चाहिए कि मेरा विरोध क्यों हो रहा है, मैंने कहाँ पर किसका गलत काम किया या मैंने कहाँ पर किसी को ठेस पहुंचाई। तो अगर मैं आगे दोबारा फील्ड में जाऊं तो उस चीज को मैं उसमें सुधार करूं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात कभी कभी भय भी लगता था चुनाव में, ना। मैं जब कभी जब विरोध हो रहा था? ना मैं देखो, मैंने बताया ना, मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं जो मुझे भय लगे। काम कभी किसी के पूरे नहीं होते, हर आदमी आपसे संतुष्ट नहीं होता, लेकिन हमें पता है, हम जानते हैं कि हमने जिसका भी भला किया ईमानदारी से किया, हमने पूरा 100% प्रयास किया कि हर आदमी संतुष्ट हो जाए, लेकिन ये संभव नहीं है, ये भगवान भी संभव नहीं कर सकते कि सबको जो है संपन्नता एक साथ दे दें। हमें संघर्ष करते रहना चाहिए, हमें जनता की आवाज़ को उठाते रहना चाहिए और हमें ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। बस मैं इतना ही कहता हूँ, हम अपने को देखें, दूसरों को ना देखें, दूसरे का हम सही हैं तो सब सही। पिता की विरासत के लिए तो आप सामने आ गए, सिविल सर्विस में जाना चाह रहे थे, मन नहीं था इधर आने का, अपनी विरासत के लिए क्या अभी से तैयारी करेंगे किसी को लाने के लिए? नहीं, मेरा कोई विरासत नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि उत्तराधिकारी नहीं देंगे? नहीं, उत्तराधिकारी नहीं देंगे किसी? जिसे भी जो करना है वो अपना संघर्ष करे, आगे आए और अपना जो भी उसे करना होगा। मैं किसी को विरासत देने के मूड में नहीं हूँ, ना विरासत में विश्वास है। आदमी जितना ज़्यादा संघर्ष करेगा, जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा, वो अपने आप में निखार लाए। मेरा तो इतना ही है, हमारा कोई विरासत का मामला नहीं है कि मैं किसी को विरासत दूंगा। हमारे यहाँ सबको शिक्षा अच्छी लेनी है, अपना चरित्र अच्छा रखना है, अपने को ईमानदार रखना है, और यही हमारा अपनी आने वाली पीढ़ी को एक संदेश है। दूसरा मौका मिला है आपको, जनता ने दूसरा मौका दिया रामपुर मनिहारन से, वजह अभी तक कोई ऐसी सामने आई है कि मुझे वो काम कराना है विकास को लेके, या बड़ा टारगेट या ड्रीम प्रोजेक्ट जो अभी तक देवेंद्र नीम साहब ने नहीं करा पाए? देखो, ड्रीम प्रोजेक्ट तो सब लगातार हम लोग करते रहते हैं, जनता की भी आशाएं बढ़ती रहती हैं। अभी उनको हाईवे दिया तो अब वो कहेंगे अब हमें जो है एक स्टेडियम दो, एक इंजीनियरिंग कॉलेज लाओ, यहाँ पर एक ITI लाओ, डिप्लोमा कॉलेज लाओ। तो लोगों की इच्छाएं तो बढ़ती ही रहेंगी, तो हमें तो लगातार उनकी इच्छाओं पर काम करना है और उनके जो सपने हैं उस सपने को साकार करने के लिए लगातार संघर्ष करना। लगता है काम से संतुष्ट हैं अभी तक जो काम मिला है, मैं जनता ने जो सेवा दी है? मैं अपने काम से भी संतुष्ट हूँ और मैं जनता से भी संतुष्ट हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी संतुष्टि बनी रहे। जनता आपको सुन रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? मैं जनता को यही संदेश देना चाहूंगा कि जो जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी है, मैं इनके ग्लोब जी, जी। दर्पण के चैनल के माध्यम से आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं अपनी ईमानदारी से आपकी सेवा जो मैं पिछले 7 साल से 7.5 साल से कर रहा हूं, और कोशिश करूंगा कि उसमें और ईमानदारी से और उसमें गुणवत्ता से, मेहनत से उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाऊं। बाकी सारा निर्णय आपको लेना है। मेरा काम आपके बीच में है, मेरा संघर्ष आपके बीच में है, मेरी लोग जो भी मैं काम कुछ कर पाया वो आपके बीच में है। जनता जनार्दन है, आपका आशीर्वाद बना रहे, बस इतना ही प्रार्थना करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ में देवेंद्र नीम जी है, किससे GD न्यूज में इनकी बायोग्राफी पे चर्चा हो रही थी, तमाम बातें इन्होंने रखी है। रास्ता कुछ और था, बन गए, विधायक बनना था, सिविल सर्विस में कहीं ना कहीं कोई अधिकारी, लेकिन आ गए सियासत में, और तमाम चर्चा इन्होंने की है। चर्चा भारतीय जनता पार्टी को लेकर को भी की है, चर्चा इन्होंने जनता का सेवक बनने को भी की है, चर्चा इन्होंने गलतफहमी ना पाली जाए, जन सेवा का मौका मिला है जनता ने, उसको लेके भी की है। तमाम बातें इनके परिवार से भी हुई है। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए, GD न्यूज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।